1669 में हिंदू जाटों ने एक विद्रोह का आयोजन करना शुरू किया, जिसका कारण जजिया को फिर से लागू करना और मथुरा में हिंदू मंदिरों का विध्वंस था। जाटों का नेतृत्व तिलपत के एक विद्रोही जमींदार गोकुला ने किया था। वर्ष 1670 तक 20,000 विद्रोहियों को दबा दिया गया और मुगल सेना ने तिलपत पर अधिकार कर लिया। गोकुला को पकड़कर मार डाला गया, लेकिन जाटों ने एक बार फिर से विद्रोह का प्रयास शुरू कर दिया। राजा राम जाट ने अपने पिता गोकुला की मौत का बदला लेने के लिए अकबर के मकबरे के सोने, चांदी और कालीनों को लूटा, अकबर की कब्र खोली और उसकी हड्डियों को घसीटा और जला दिया। जाटों ने ताजमहल से चांदी के 2 दरवाजों को पिघला दिया। औरंगजेब ने जाट विद्रोह को कुचलने के लिए मोहम्मद बीदर बख्त को सेनापति नियुक्त किया। 4 जुलाई 1688 को राजा राम जाट को पकड़ लिया गया और उनका सिर कलम कर दिया। जब औरंगजेब और उसका भाई शाह शुजा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, कुछ बिहार और असम के हिंदू शासकों ने मुगल साम्राज्य में अशांत परिस्थितियों का फायदा उठाया और 3 साल तक उन पर हमला नहीं किया गया। लेकिन 1660 में बंगाल के मुगल गवर्नर मीर जुमला द्वितीय को खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया गया था। नवंबर 1661 में मुगलों ने प्रस्थान किया। मुगल सेना ने असम के क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। मीर जुमला अहोम साम्राज्य की राजधानी गढ़गांव पर आगे बढ़ा और 17 मार्च 1662 को वहां पहुंचा। मुगलों ने 82 हाथियों, लाखों रुपए नकद, 1000 जहाजों और चावल के सैकड़ों भंडार पर कब्जा कर लिया। मार्च 1663 में ढाका वापस जाते समय मीर जुमला की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। चक्रध्वज सिंह के उदय के बाद मुगलों और अहोमों के बीच झड़पें जारी रही। सरायघाट की लड़ाई 1671 में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अलचित बोरफुकान, के बीच सरायघाट में लड़ी गई थी। हालांकि बहुत छोटी अहोम सेना ने इलाके के शानदार उपयोग, समय प्राप्त करने के लिए चतुर कूटनीतिक बातचीत, गुरिल्ला रणनीति, मनोवैज्ञानिक युद्ध और मुगल सेना की एकमात्र कमजोरी इसकी नौसेना का शोषण करके मुगल सेना को हराया। सरायघाट की लड़ाई मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के आखिरी बड़े प्रयास में आखिरी लड़ाई थी। हालांकि बाद में अलचित बोरफुकान के गुवाहाटी छोड़ देने के बाद मुगलों ने गुवाहाटी को फिर से हासिल करने में कामयाबी प्राप्त की, लेकिन अहोमों ने 1682 में इताकुली की लड़ाई में नियंत्रण हासिल कर लिया और अपने शासन के अंत तक इसे बनाए रखा। सतनामियों ने भी मुगलों के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। उन्होंने दिल्ली से 75 मील दक्षिण पश्चिम में बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू किया। औरंगजेब ने 10,000 सैनिकों और तोपखाने की एक मुगल सेना का आयोजन करके विद्रोह को दबाया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी स्थानीय लोगों के जबरन धर्मांतरण का विरोध करते थे, क्योंकि वे इसे गलत मानते थे। कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन से बचने में मदद करने के लिए गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब को एक संदेश भेजा कि अगर वह तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करवा सकते हैं तो हर हिंदू मुसलमान बन जाएगा। जवाब में औरंगजेब ने गुरु की गिरफ्तारी का आदेश दिया। उसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया और उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया गया। धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर 1675 में उनका सिर कलम कर दिया गया। जवाब में गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा की स्थापना की और अपने अनुयायियों का सैन्यीकरण किया। उन्होंने कई लड़ाइयों में मुगलों को हराया और उन युद्धों में कुछ के नाम यह थे: बैटल ऑफ नादौन 1691, बैटल ऑफ गुलेर 1696, बैटल ऑफ आनंदपुर 1700, बैटल ऑफ निर्मोगद 1702, बैटल ऑफ बासली 1702, फर्स्ट बैटल ऑफ चमकौर 1702, बैटल ऑफ आनंदपुर 1704। गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बेटों जोरावर सिंह जी, जिनकी आयु मात्र 9 साल थी, और फतेह सिंह जी, जिनकी आयु मात्र 7 थी, उनको कैद कर लिया गया और इस्लाम कबूल करने पर जान बख्शने की बात की गई। दोनों ने इनकार कर दिया और इसलिए वजीर खान ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हुई और इस समय उनकी 2 रानियां गर्भवती थी। औरंगजेब ने मौके का फायदा उठाते हुए जोधपुर का सारा प्रशासन संभालने के लिए मुगल अधिकारियों को भेजा। जसवंत सिंह की मृत्यु के चलते राठौर सैनिकों का मनोबल टूट चुका था और वे मुगलों को नहीं रोक पाए। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली लाने का हुक्म दिया। दिल्ली का सफर तय करते हुए जसवंत सिंह की रानियों ने बच्चों को जन्म दिया। इनमें से एक की मृत्यु हो गई और जो बचा उसका नाम अजीत सिंह रखा गया। औरंगजेब ने यह शर्त रखी कि यदि अजीत सिंह को मुसलमान बना दिया जाए तो वो उन्हें जोधपुर लौटा देंगे। राजपूतों ने इस बात से सीधा इनकार कर दिया और इसलिए औरंगजेब ने अजीत सिंह और रानियों को बंदी बनाने के लिए सेना भेजी। दुर्गादास राठौर की वीरता के चलते रानियों को वहां से निकलने का अवसर मिल गया। रघुनाथ भाटी ने लगभग 100 सैनिकों के साथ मुगल सेना को 1.5 घंटे तक उलझाए रखा। रणछोड़दास राठौर ने भी छोटी सी सेना के साथ मुगलों को उलझाए रखा और इन दोनों ने वीर गति प्राप्त की। रणछोड़दास की मृत्यु के बाद दुर्गादास राठौर ने रानियों और अजीत सिंह को 40 सैनिकों के साथ आगे भेज दिया और स्वयं मुगलों से लड़ने लगे।
थकी हारी मुगलिया फौज दिल्ली वापस लौट गई। यह खबर सुनते ही राठौर सेना ने जोधपुर, सिवाना और मेड़ता के किलों को मुगलों से छीन लिया। अब औरंगजेब ने ठान लिया कि वह खुद मुगल फौज का नेतृत्व करेगा और उनके साम्राज्य का अंत करेगा। दुर्गादास राठौर ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से मदद मांगी, तो अब औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और उदयपुर में बहुत तबाही मचाई और 63 मंदिरों को तोड़ा। उसकी फौज 3 हिस्सों में बट गई, जिसका नेतृत्व औरंग के तीनों शहजादे कर रहे थे। मगर राजपूतों ने गुर्रिला युद्ध नीति का शानदार प्रदर्शन किया और मुगलों को हरा दिया। औरंगजेब के बेटे अकबर ने लिखा कि उसकी फौज डर के मारे गतिहीन हो गई है। औरंगजेब ने अकबर को पद से हटाया और अपमानित महसूस करने के कारण अकबर राठौर सेना से जा मिला। औरंगजेब अब डर चुका था क्योंकि उसके कई बेहतरीन फौजी इस युद्ध में मारे जा चुके थे। औरंगजेब ने राजपूतों और अकबर के बीच शक के बीज बोने के लिए झूठे पत्र लिखे और उसकी यह चाल सफल रही। 1686 में दुर्गादास राठौर ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध जीते और उनसे चौथ भी वसूले। उसी साल औरंगजेब की पोती को भी राजपूतों ने वापस मुगलों के पास भेज दिया। औरंगजेब अब अजीत सिंह को राजा मानने के लिए राजी हो गया, किंतु जोधपुर देने के लिए नहीं। अजीत सिंह ने 1701 और 1706 में जोधपुर प्राप्त करने का प्रयास किया मगर विफल रहे। 12 मार्च 1707 को अजीत सिंह ने मुगलों को हराकर जोधपुर जीत लिया। राज सिंह मेवाड़ साम्राज्य के महाराणा थे। मई 1658 में महाराणा ने विभिन्न मुगल चौकियों पर कब्जा कर लिया। राणा राज सिंह को मुगलों से हिंदू पुजारियों और मथुरा की श्रीनाथ जी की मूर्ति को सुरक्षा देने के लिए भी जाना जाता है। औरंगजेब ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उसने 63 मंदिरों को तोड़ दिया, लेकिन उदयपुर के युद्ध में मेवाड़ ने औरंगजेब को हरा दिया और उसके बाद कुंवर भीम सिंह ने गुजरात में घुसकर मुगलों के साथ भी वही सलूक किया। मुगलों के साथ शिवाजी राजे का टकराव मार्च 1657 में शुरू हुआ, जब राज्य के 2 अधिकारियों ने अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र पर छापा मारा। इसके बाद जुन्नर में छापे मारे गए। औरंगजेब ने नसीरी खान को भेजा, जिसने अहमदनगर में मराठा सेना को हराया था। बीजापुर सल्तनत की बड़ी बेगम के अनुरोध पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख से अधिक की सेना के साथ जनवरी 1660 में एक शक्तिशाली तोपखाने के साथ शिवाजी राजे पर हमला करने के लिए भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उसने राजगढ़ पर कब्जा करने का प्रयास किया, मगर राजे ने छोटी सेना होने के बावजूद विशालकाय मुगलिया फौज को हरा दिया। 5 अप्रैल 1663 की रात को शिवाजी राजे ने शाइस्ता खां के खेमे पर एक साहसिक आक्रमण का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने 400 मावलों के साथ शाइस्ता खान की हवेली पर हमला किया। खान के शयन कक्ष में घुसकर उसे घायल कर दिया। खान ने 3 उंगलियां खो दी। हमले में शाइस्ता खान का बेटा, उसकी कई बीवियां, नौकर और सैनिक मारे गए। खान को पुणे के बाहर मुगल सेना के साथ शरण लेनी पड़ी और औरंग ने खान को बंगाल भेज दिया। चूंकि शाइस्ता खान मराठों से लड़ते हुए 3 साल से अधिक समय तक दक्कन में था, मराठा साम्राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर थी। इसलिए हिंदवी स्वराज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शिवाजी राजे ने सूरत में घुसकर मुगल सेना को हराया और लूट में उन्हें 1 लाख रुपए मिले और सारी लूट को रायगढ़ लाया गया। सूरत मुगल साम्राज्य में एक समृद्ध बंदरगाह शहर था और मुगलों के लिए उपयोगी था। इस घटना से औरंगजेब बौखला गया। मुगल सल्तनत का राजस्व कम हो गया क्योंकि सूरत के बंदरगाह पर शिवाजी राजे के छापे के बाद व्यापार उतना फल फूल नहीं रहा था। अपना बदला लेने के लिए औरंग ने शिवाजी राजे की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक मुगलिया फौज को भेजा। 1665 में जय सिंह की नेतृत्व वाली मुगल फौज ने मराठों को पुरंदर के युद्ध में हरा दिया और शिवाजी राजे को संधि करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने 23 किले खो दिए। शिवाजी को मुगल सल्तनत का एक जागीरदार बनाया गया, मगर पासा एक बार फिर पलटने वाला था। 1666 में शिवाजी राजे और औरंगजेब की भेंट पहली और आखिरी बार आगरा में हुई। शिवाजी राजे को अपमानित करने के लिए उन्हें उन लोगों के साथ खड़ा किया गया जिनको राजे पहले हरा चुके थे, मगर शिवाजी राजे कहाँ चुप रहने वाले थे। सबको अपनी दहाड़ सुनाकर राजे दरबार से बाहर चले गए। शिवाजी राजे को नजरबंद कर लिया गया, मगर स्वराज के संस्थापक को कैद करने वाली जंजीर बनी ही कहाँ है। अगस्त के महीने में वे वहां से निकल गए। शिवाजी और मुगलों के बीच शांति 1670 तक ही चली। शिवाजी राजे ने मुगलों के खिलाफ अभियान फिर से शुरू किया और 4 महीने की अवधि में अपने खोए हुए क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा वापस ले लिया। 1670 में उन्होंने दूसरी बार सूरत पर आक्रमण किया। सूरत से लौटते शिवाजी राजे को रोकने के लिए दाऊद खान आया, मगर उसे मराठों ने वाणी दिंडोरी के युद्ध में हरा दिया। मराठों को 1679 को भूपलगढ़ और संगमनेर के युद्ध में मुगलों ने हराया, किंतु 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई, 1672 में मुगलों को हराकर कोलिस्तान पर अधिकार करना और 1672 में सालेहेर के युद्ध में मराठा सेना ने मलेच्छों को हराया।
1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद औरंगजेब एक बहुत बड़ी सेना के साथ दक्कन की ओर आता है और यह हिंदवी स्वराज के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। औरंगजेब की राह में सबसे बड़े चट्टान थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने एक धनी मुगल शहर बुरहानपुर को लूटा था, जहां 5000 मुगल सैनिक थे। इस अभियान में मराठों को लगभग 2 करोड़ रुपए मिले। औरंगजेब ने अपने लश्कर का हौसला बढ़ाने के लिए दक्कन अभियान की शुरुआत रामसेज दुर्ग को जीतने से करने की सोची। इस दुर्ग में लगभग 600 मराठे थे। औरंगजेब ने शाहबुद्दीन खान को 40,000 की सेना और शक्तिशाली तोपखाने के साथ भेजा और शाहबुद्दीन खान ने कहा कि वह ये किला कुछ घंटों में ही जीत लेगा। मगर मराठों की जबरदस्त युद्धनीति के चलते मुगलों को इस किले को जीतने में 6 साल लग गए। औरंगजेब ने हुसैन अली खान को 35,000 की सेना के साथ भेजा ताकि संभाजी महाराज को मुगलों से लड़ने आना पड़े। हुसैन अली खान ने कल्याण और भिवंडी में तबाही मचाई और वो रायगढ़ पर हमला करने की धमकी देने लगा। संभाजी महाराज ने हुसैन अली खान को हरा दिया और हुसैन अली खान अहमदनगर लौट गया। 1683 में औरंगजेब ने अपनी फौज को 2 हिस्सों में बांटा और उसकी कमान अपने शहजादे आजम शाह और शाह आलम को दी। शाह आलम को कर्नाटक की सीमा से होते हुए दक्षिण कोंकण पर हमला करना था और आजम शाह को उत्तरी मराठा क्षेत्रों पर हमला करना था। शाह आलम की फौज के लिए जरूरी सामग्रियों को मराठे उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे और इसी तरह मुगल फौज कमजोर पड़ने लगी और मराठों ने औरंगजेब की यह चाल विफल कर दी, जबकि शाह आलम के साथ लगभग 1 लाख की फौज थी और मराठा योद्धाओं की संख्या 10 से 15,000 तक ही थी। वापस लौटते समय शाह आलम का भीमा नदी के निकट 5,000 मराठों से युद्ध हुआ, जिसमें शाह आलम जख्मी हो गया। 1684 में औरंगजेब ने शाहबुद्दीन खान को हिंदवी स्वराज की राजधानी रायगढ़ पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन हिंदवी स्वराज की सेना ने रायगढ़ का सफलतापूर्वक बचाव किया। औरंगजेब ने खान जेहान को मदद के लिए भेजा, मगर मराठा सेना के सेनापति हम्बीराव मोहिते ने उसे पतादी के भयंकर युद्ध में हरा दिया। 1685 में शाह आलम ने फिर से हमला किया और इस बार भी उसे संभाजी महाराज की सेना से मुंह की खानी पड़ी। 1687 में 50,000 की मराठा सेना ने 1 लाख मुगलों को वाई की लड़ाई में हरा दिया। इस युद्ध में मराठा सेनापति हम्बीराव मोहिते वीर गति को प्राप्त हुए। 1688 में शंभू राजे आगे की योजना बनाने के लिए संगमेश्वर जाने के लिए निकले, मगर गंजी शिर्के ने गद्दारी की और शंभू राजे का सटीक पता मुकर्रब खान को बता दिया। मुगलों ने उन गिने चुने मराठे जो वहां मौजूद थे उन्हें घेर लिया। मराठों ने भी लड़ने का प्रयास किया, मगर अंत में शंभू राजे को 1 फरवरी 1689 के दिन मलेच्छों ने पकड़ लिया। फिर भी धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के आगे समर्पण नहीं किया और सनातन धर्म का त्याग भी नहीं किया। असहनीय बर्बरता का दौर कई दिनों तक चला और अंत में 11 मार्च 1689 को धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। अब औरंगजेब को हिंदवी स्वराज का अंत निकट दिख रहा था, मगर यह उसकी एक बड़ी भूल साबित होने वाली थी। संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम को अब छत्रपति की उपाधि दी गई। मार्च 1690 में संताजी घोड़पड़े के नेतृत्व में मराठा सेनापतियों ने मुगल सेना पर एक बड़ा हमला किया। उन्होंने न केवल सेना पर हमला किया, बल्कि उस तंबू को भी बर्खास्त कर दिया जहां औरंगजेब खुद सोया था। दुर्भाग्य से औरंगजेब कहीं और था, लेकिन उसकी निजी सेना और उसके कई अंगरक्षक मारे गए। हालांकि इसके बाद मराठा शिविर में विश्वासघात हुआ। सूर्याजी के विश्वासघात के कारण रायगढ़ पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। संभाजी की रानी येसुबाई और उनके पुत्र शाहू को पकड़ लिया गया। जुल्फिकार खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने इस आक्रमण को आगे दक्षिण में जारी रखा। उन्होंने पन्हाला किले पर हमला किया। पन्हाला के मराठा सैनिकों ने किले की रक्षा की और मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंततः मुगलों ने उस पर भी कब्जा कर लिया। मराठा मंत्रियों ने महसूस किया कि मुगल विशालगढ़ पर आगे बढ़ेंगे, इसलिए छत्रपति राजाराम जिंजी की ओर रवाना हुए और अब जिंजी ही मराठों की नई राजधानी थी। राजाराम का सफलतापूर्वक जिंजी की ओर प्रस्थान करना औरंगजेब को बहुत चुभ रहा था। उसने एक छोटी सी सेना राजाराम के पीछे लगा दी। इस फौज को 2 मराठा सेनापतियों संताजी घोड़पड़े और धनजी जाधव के हमले ने नष्ट कर दिया। पन्हाला और विशालगढ़ में हार के बाद बावरेकर, विठोजी और रघुवजी भोसले ने अधिकांश मराठा सेना का पुनर्गठन किया था। औरंगजेब ने सह्याद्री में 4 प्रमुख किलों पर कब्जा कर लिया था और किले जिंजी को अपने अधीन करने के लिए जुल्फिकार खान को भेज रहा था। 1691 के अंत में बावरेकर, नीराजी, संताजी, धनाजी और कई मराठा सरदारों ने मुलाकात की और रणनीति में सुधार किया। नई योजना के अनुसार संताजी और धनाजी शेष मुगल सेना को तितर बितर रखने के लिए पूर्व में आक्रमण शुरू कर देंगे।
अन्य लोग महाराष्ट्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे और मुगलों द्वारा जीते गए क्षेत्रों को दो में विभाजित करने के लिए दक्षिणी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के आसपास के किलों पर हमला करेंगे। छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित एक मजबूत नौसेना होने के कारण मराठे अब इस योजना में समुद्री रास्ते का भी उपयोग कर सकते थे। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों को हराया। अथानी की लड़ाई में संताजी ने एक प्रसिद्ध मुगल सेनापति कासिम खान को हराया। औरंगजेब अब तक समझ चुका था कि उसने जो युद्ध शुरू किया था वह उससे कहीं अधिक गंभीर था जितना उसने सोचा था। जिंजी में जुल्फिकार खान ने घेराबंदी को कड़ा कर दिया, लेकिन राजाराम बच निकले और धनाजी जाधव और शिर के भाइयों के साथ सुरक्षित रूप से दक्कन ले आया गया। हराजी के बेटे ने जिंजी की कमान संभाली और जनवरी 1698 तक जुल्फिकार खान और दाऊद खान के खिलाफ बहादुरी से जिंजी किले का बचाव किया। इससे राजाराम को विशालगढ़ पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिला। महत्वपूर्ण मुगल हार के बाद जिंजी की जीत मुगलों के लिए नाम मात्र की जीत थी। किले ने अपना काम कर दिया था। 7 साल तक जिंजी में मुगल फौज की एक बहुत बड़ी टुकड़ी उलझी रही और उन्हें बहुत नुकसान हुआ। मराठों के खेमे में एक अप्रिय घटना घटी। धनाजी जाधव और संताजी घोरपड़े के बीच एक उग्र प्रतिद्वंद्विता थी। धनाजी ने संताजी पर हमला कर दिया। धनाजी के आदमियों में से एक नागजी माने ने संताजी को मार डाला। संताजी की मृत्यु की खबर ने औरंगजेब और मुगल सेना को बहुत प्रोत्साहित किया, लेकिन इस समय तक मुगल अब वह सेना नहीं रहे जिससे वे पहले डरते थे। औरंगजेब ने अपने कई अनुभवी सेनापतियों की सलाह के खिलाफ जाकर भी युद्ध जारी रखा। राजाराम ने धनाजी जाधव को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया और सेना को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया, जिसका नेतृत्व स्वयं जाधव, परशुराम तिम्बक और शंकर नारायण ने किया। जाधव ने पंढरपुर के पास एक बड़ी मुगल सेना को हराया और नारायण ने पुणे में सरजा खान को हराया। जाधव के नेतृत्व में एक डिवीजन का नेतृत्व करने वाले खांडेराव दाभाडे ने बागलान और नासिक पर कब्जा कर लिया, जबकि नारायण के एक कमांडर नेमाजी शिंदे ने नंदुरबार में एक बड़ी जीत पराजय से क्रोधित होकर औरंगजेब ने एक और जवाबी हमला किया। उसने पन्हाला को घेर लिया और सतारा के किले पर आक्रमण कर दिया। एक अनुभवी मराठा सेनापति प्रयागजी प्रभु ने 6 महीने के लिए सतारा का बचाव किया, लेकिन मानसून की शुरुआत से ठीक पहले अप्रैल 1700 में आत्मसमर्पण कर दिया। इसने मानसून से पहले अधिक से अधिक किलों को जीतने की औरंगजेब की रणनीति को विफल कर दिया। मार्च 1700 में राजाराम की मृत्यु हो गई। उनकी रानी ताराबाई ने मराठा सेना की कमान संभाली और अगले 7 वर्षों तक लड़ाई जारी रखी। सतारा की लड़ाई के बाद औरंगजेब को दक्कन क्षेत्र के हर इंच के लिए बहुत लड़ना पड़ा। औरंगजेब पश्चिम की ओर चला गया और सतारा पर विजय प्राप्त की, लेकिन मराठों ने पूर्व की ओर मुगल क्षेत्र हैदराबाद में विस्तार किया। औरंगजेब ने बिना किसी संकल्प के 2 दशकों से अधिक समय तक दक्कन में निरंतर युद्ध किया और इस तरह अपनी सेना का लगभग 5वां हिस्सा खो दिया। 1701 के अंत में मुगल खेमे में तनाव के लक्षण दिखाई दे रहे थे। जुल्फिकार खान के पिता असद खान ने औरंगजेब को युद्ध समाप्त करने की सलाह दी। अब लग रहा था कि 175 साल का मुगल शासन एक ऐसे युद्ध में शामिल होने के कारण उखड़ सकता है जो जीतने योग्य नहीं था। 1704 तक औरंगजेब ने तोरना, राजगढ़ और कुछ अन्य मुट्ठी भर किलों को ज्यादातर मराठा कमांडरों को रिश्वत देकर जीत लिया, लेकिन उसने इसके लिए 4 कीमती साल बिताए थे। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि 24 वर्षों के निरंतर युद्ध के बाद भी वह मराठा राज्य पर कब्जा करने में सफल नहीं हुआ था। अंतिम मराठा जवाबी हमले ने उत्तर में गति पकड़ी, जहां मुगल प्रांत एक एक करके गिर गए। वे रक्षा करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि शाही खजाने सूख गए थे और कोई सेना उपलब्ध नहीं थी। 1705 में 2 मराठा सेना के गुटों ने नर्मदा को पार किया। एक नेमाजी शिंदे के नेतृत्व में उत्तर में भोपाल तक पहुंचा, दूसरा खंडराव दाभाडे के नेतृत्व में भरोच और पश्चिम को मारा। अपने 8000 आदमियों के साथ दाभाडे ने लगभग 14000 की संख्या में मोहम्मद खान की सेना पर हमला किया और उसे हरा दिया। इसने पूरे गुजरात तट को मराठों के लिए खुला छोड़ दिया। 1705 के अंत तक मराठों ने मध्य भारत और गुजरात में प्रवेश किया था। नेमाजी शिंदे ने मालवा के पठार पर मुगलों को हराया। 1706 में मुगलों ने मराठा क्षेत्रों से पीछे हटना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में औरंगजेब मायूस हो गया। उसने मराठों के साथ बातचीत शुरू की, फिर उन्हें रद्द कर दिया। जाधव ने सह्याद्री में चढ़ाई की और कम समय में लगभग सभी प्रमुख किलों को जीत लिया, जबकि सतारा और पर्ली को परशुराम तिम्बक ने ले लिया और नारायण ने सिंहगढ़ को ले लिया। औरंगजेब ने अब सारी उम्मीद छोड़ दी थी और बुरहानपुर को पीछे हटने की योजना बनाई थी। जाधव ने एक बार फिर मलेच्छों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया, लेकिन औरंगजेब जुल्फिकार खान की मदद से जैसे तैसे बच निकला।